हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का नए टेस्ट पेपर में। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 4 है। वैसे मुझे 2 या 3 अपलोड करना था, बट क्या है ना कि उन सब में अभी क्या है कि जब ये नंबर से टेस्ट निकालते हैं तो हिस्ट्री के ही देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, है ना। तो हमने ऑलरेडी 3 कोचिंग के एक एक पेपर देख लिए, उनमें सब में हिस्ट्री ही थी, किसी में एंशियंट, किसी में मिडिवल। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। इसमें राज्य व्यवस्था तो है, और राज्य व्यवस्था के साथ में ना कुछ गवर्नेंस के भी क्वेश्चन है, और इसमें करंट अफेयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि नंबर को हम बाद में आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे, बट अब थोड़ा सा ना चेंज कर करके चीज़ों को सॉल्व करें तो सही रहेगा। इसके बाद में मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का करवाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि दूसरे नंबर पे एंशियंट है या मिडिवल है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, जो भी जितना भी आपने सहयोग किया। और आप तो एक परिवार हैं, फैमिली बन गए हैं। कोई मेरा बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, कोई छोटी बहन, कोई बड़ी बहन, कोई दोस्त, जो भी समझते हैं आप मुझे, तो आप तो फैमिली हैं। तो चले अब फैमिली के साथ हम नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए करंट के इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है। करंट को कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम है। आरओ में तो कम क्वेश्चन आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन थे या 15 किसी किसी में, बट पीसीएस में क्योंकि 30 to 35 यानी 30 से 35 क्वेश्चन की रेंज रहती है। तो आप अगर इग्नोर करने की कोशिश भी करोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन होते तो बात अलग थी। 30 से 35 क्वेश्चन में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए अभी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत, बी प्रीति अगलायम, सी हसमुख अधिया एंड डी संजय मिश्रा। तो अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, यानी कि वर्ल्ड, तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो जुलाई में ही 2023 में भारत सरकार के ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल 9 महीने बढ़ा दिया है। 9 महीने बढ़ा दिया मतलब ये पहले इसमें थे, लेकिन इनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया। अब इनका कार्यकाल कब तक है? 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसीलिए इस वाली टेस्ट सीरीज़ को पिक कर लिया। मैंने कहा कि नंबरिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि बीच बीच में ना रिवाइज होती रहेंगी चीज़ें, करंट भी रिवाइज होता रहेगा और जीएस भी, इसीलिए। सेकेंड है कि जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी DY चंद्रचूड़, सी नरेंद्र मोदी या डी S जयशंकर। इन 3 लोगों में तो आपको पहले ही माइंड जा रहा होगा। हालांकि कई बार हमारे CGI भी जाते रहते हैं बाहर कुछ ना कुछ काम से, बट ज़्यादातर आपका इनमें जा रहा होगा माइंड, क्योंकि S जयशंकर जी विदेश मंत्री, ये यात्राएं करते रहते हैं बहुत सारे देशों की, है ना। राष्ट्रपति भी जाते रहते हैं और प्रधानमंत्री तो जाते ही रहते हैं। गेस करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया। ऑप्शन ए विस्तारा एयरलाइंस, बी एतिहाद एयरवेज, सी एयर इंडिया या डी एयर एशिया। देखिए बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग अवार्ड्स में लगातार दूसरे वर्ष एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 का दर्जा दिया गया। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा एतिहाद एयरलाइन, ये UAE की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी। ऑप्शन है रणजीत प्रताप, बी देवाशीष चटर्जी, सी सुरेश गंगोत्रा या डी TN शेषन। तो अगर हम बात करें तो TN शेषन ने वर्ष 1990 से 1996 के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि CEC के रूप में चुनावी व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इन्होंने ही थ्रू द ब्रोकन ग्लास सेशन की आत्मकथा लिखी है, जो उनकी मृत्यु के 4 साल बाद प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो डी हो जाएगा TN शेषन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए
सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन, बी कार्यस्थल में समावेशिता और विविधता, सी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, एंड डी भविष्योन्मुख कौशल, तो डिजिटल युग में आगे बढ़ना। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहे हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे तो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, उत्कृष्ट कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के लिए रणनीतिक महत्व का उत्सव मनाने की दृष्टि से 15 जुलाई को, देखो विश्व युवा दिवस एक होता है और यह है विश्व युवा कौशल दिवस, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। थीम की अगर बात करें तो थीम तो आपकी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन हो गया सी। लेकिन ये याद रखना कि विश्व, अगर ये पूछ लेगा थीम की जगह कि विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो आपका 15 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, सी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई, एंड डी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 जुलाई। कह रहे इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें मैंग्रोव की, तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो आपका 31 जुलाई नहीं मनाया जाता, बल्कि ये आपका 26 यानी कि 26 जुलाई को मनाया जाता। तो यहाँ पर डी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। क्योंकि पहला है तो आपको पता है कोई भी चीज़ पहली होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी जापान, सी चीन, एंड डी रूस। तो आपको पता है इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो रही है, या पहले से भी है क्योंकि ये लोग विकसित हो गए थे, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें तो करते ही रहते हैं ना। तो अगर हम बात करें तो जुलाई 2023 में चीन ने विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है जूके सेकेंड। ठीक है, नामक वाहक रॉकेट का निर्माण चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस द्वारा किया गया है। इसे उत्तर पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया, अतः विकल्प सी सही है। देखिए उनके नाम थोड़े से अलग ही होते हैं, शिंगशोंग, जिंगजोंग है ना, झिंगजियांग, इस तरीके से। तो वैसा ही कुछ जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही है हमारा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई। ऑप्शन है ऑर्गन, बी फॉस्फेन, सी हाइड्रोजन, या डी मीथेन। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसमें अच्छी खासी मात्रा में करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो मैं क्या करती हूँ कि स्पीड में थोड़ी बढ़ाकर ही उसे सेव करती हूँ। ठीक है, आप लोग जो एकदम से थोड़ा सा वीडियो देखते हैं आधा फिर छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। और वीडियो जब मैं बढ़ाकर वो करती हूँ, सेव करती हूँ, तो उससे क्या होता है कि आपका उतना टाइम नहीं बर्बाद होगा। नॉर्मल जो इसकी स्पीड होती है वीडियो की, मैं वो नहीं रखती, मैं उसको बढ़ाकर ही हमेशा सेव करती हूँ। तो हो सकता है कि अगर स्लो चलता है तो आप थोड़ा बढ़ाकर उससे 1.5 या 1.7 पे देख सकते हैं, 1.75 पर, बट पूरा देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि किस गैस की खोज की गई, वो भी शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। तो यहाँ पर आपके फॉस्फीन गैस की खोज की गई। ये कब की गई, तो ये आपकी जुलाई 2023 में वैज्ञानिकों ने हवाई के मौना केया या किया वेधशाला में जेमन क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की सहायता से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में गहरे स्तर पर फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में रही PBWRS-1 एक किस्म है। ऑप्शन है मक्के की, बी गेहूं की, सी चावल की, या डी आलू की। तो आपकी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने PBWRS-1 नामक गेहूं की एक नई किस्म को सफलतापूर्वक विकसित किया है। कह रहे हैं जिसमें उच्च स्तर का एमाइलोज स्टार्च मौजूद है और इसे टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के खतरों को कम करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, यानी कि गेहूं की एक किस्म है। कौन है, PBWRS-1। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि साट्रिया 1 या फर्स्ट नामक संचार ग्रह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी मंगोलिया, सी उज्बेकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका सैटेरिया इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट रिपब्लिक इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए यानी गैप को कम करने के लिए अभिकल्पित किया गया एक उपग्रह है। कौन है? तो ये इंडोनेशिया का एक उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसे LVM-3 M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड, इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप का स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री पेलोड है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ये थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज है तो इसको समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन की, तो चंद्रयान 3 एंड चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। कह रहे हैं इस प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप पेलोड शामिल था। तो कथन सेकेंड हमारा यहाँ पर सही है। इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों ही सही है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कुछ चीज़ें और दी गई हैं अच्छे से काम के लिए, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, तो मैं PDF सेंड करूँगी। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन में नवे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी कंबोडिया, सी तुर्की एंड डी ईरान। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। जुलाई 2023 में भारत ने वस्तुतः संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य के रूप में SCO में शामिल हो गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ईरान। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो कि SCO की भारत की अध्यक्षता का विषय एक सुरक्षित SCO की ओर है जो वर्ष 2018 यानी 2018 में SCO किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ है एक सुरक्षा, ई आर्थिक विकास, सी कनेक्टिविटी, यू एकता, आर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, ई पर्यावरण संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है। ऑप्शन है 111वीं, बी 112वीं, सी 113वीं या डी 114वीं। ठीक है, तो वर्ष 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 112वीं है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे काश पठार जो हाल ही में खबरों में था। ऑप्शन है झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र एंड डी कर्नाटक। अगर बात करें काश पठार की, तो ये आपका महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है, सतारा जिले में स्थित है। काश पठार यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के साथ एक निर्दिष्ट जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट भी है। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन ए MNNIT प्रयागराज, बी IIT कानपुर, सी IIT रुड़की या डी IIT BHU। अगर बात करें सुसाइड ड्रोन की, तो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने कॉमिकेज ड्रोन, एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। आत्मघाती ड्रोन 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर तक 6 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकता है। तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, IIT कानपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी बिहार। तो अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने सभी राज्यों की प्रगति के संबंध में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की नवीनतम रिपोर्ट जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड या डी अरुणाचल प्रदेश।
अगर बात करें बिहू कुहू की, तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में तांगसा जनजाति प्रतिवर्ष बिहू कुहू महोत्सव मनाती है, जो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का एक जीवंत प्रमाण है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। ऑप्शन ए लखनऊ, बी विशाखापत्तनम, सी इंदौर या डी सूरत। ईपीआर के बारे में बात हो रही है। इंदौर नगर निगम आईएमसी प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण करके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया। ऑप्शन है ईरान, बी भारत, सी रूस या डी इटली। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के बारे में बात हो रही है। तो भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप CGRG के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। जो GCRG की स्थापना है मार्च 2020 में यानी 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन है केरल, बी झारखंड, सी राजस्थान एंड डी गोवा। अगर बात करें हम, तो राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन भी ना तो कटौती की जा सकती है, संविधान संशोधन द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है, ना ही इसे हटाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ पा रहे तो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है कैन नॉट बी कर्टेल्ड और एक्सक्लूड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब उसे संशोधित करके भी आप कम नहीं कर सकते, ना ही हटा सकते हैं। तो कारण आर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है एंड डी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन थोड़ा सा इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, जो परंपरागत रहता है उस तरीके से नहीं है। ठीक है, हम अगर बात करें इसकी, देखो न्यायिक समीक्षा ना थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर समझ गए तो बहुत सिंपल है, नहीं समझे तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। ठीक है, देखिए हम न्यायिक समीक्षा, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा पहले 21 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये PCS में और UPSC दोनों में आता है अच्छे से। ठीक है, बस इसकी लैंग्वेज अगर समझ गए तो ठीक है। कह रहे कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति, पहली बात तो इसकी उत्पत्ति और विकास अमेरिका में हुआ। ठीक है, पहली बार इसका प्रतिपादन वर्ष 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन मामले अमेरिका में ही हुआ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा किया गया। संविधान स्वयं न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। मतलब अगर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अपना फैसला कभी गलत दिया है या मान लो उनको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, तो उसे वो सुधारने का मौका जो है, जो शक्ति है, वो संविधान देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता अथवा संविधान में मूलभूत ढांचे का तत्व घोषित किया। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जब मूलभूत तत्व बता दिया तो जो चीज़ मूलभूत है उसे कैसे हटा सकते हैं, तो वही कह रहे कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा एक आर की सही व्याख्या कर रहा है। मतलब दोनों बातें मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताई। कहाँ से लिया गया, अगर विकास केवल पूछेंगे कि न्यायिक समीक्षा का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से, है ना, अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई और इसको पहले अमेरिका में लागू किया गया। ठीक है, अगर इस शक्ति को यानी कि जुडिशियल रिव्यू को अगर संविधान चाहे, न्यायपालिका चाहे हटाना, संसद कि हम अमेंडमेंट करके हटा दें, तो नहीं हटा सकती है। हाँ, कुछ ऐसा इनकेस फंसने वाला
अगर केस आता है तो फिर समय बताएगा और न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है। सेकंड, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है आपका ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट के गारंटर और रक्षक के रूप में रखा है। ये बहुत सिंपल वर्डिक्ट है और सबको पता है किस स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायादेश जारी कर सकता है, विचित्र नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कर सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का भी अधिकार है। उच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो गया क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर है। वो कौन सा है? मतलब जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा होगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ठीक है, जाते हैं, तो वो केवल फंडामेंटल राइट के हनन के बारे में न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट न केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब हाई कोर्ट भी आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि प्रवर्तन के लिए बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी न्यायादेश जारी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना एवं गठन, बी अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जब आपका जो सीजेआई है अगर उनका पद खाली है तो उनकी जगह पर अगर आप टाइम पीरियड बचा है तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अब वो नियुक्ति का प्रोसीजर अलग है पर आर्टिकल 126 के तहत की जाती है। सी है अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, एंड डी है अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। क्या इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं सुमेलित है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात नहीं करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के आसन के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार घुमा कर आया है। राज्यसभा की विशेषता का क्वेश्चन बहुत बनता है। कह रहे राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन फर्स्ट, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सेकेंड है, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है। कह रहे नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। चलिए बात करते हैं हम राज्यसभा की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए सही है। सेकंड क्यों नहीं सही है? क्योंकि धन विधेयक आपका राज्यसभा में नहीं, लोकसभा का जो काम है वो लोकसभा में होता है। ठीक है, और इसको भी समझ लेना, उपराष्ट्रपति का मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्य कम होते हैं, पदेन सभापति के रूप में उनके कार्य ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। और सेकंड नहीं सही, क्योंकि धन विधेयक का जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी काम होता है, वो आपका लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं। मतलब धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है पर उसमें राज्यसभा का उतना पावर नहीं रहता, राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती, उसे स्वीकार ही करेगी, है ना, उस तरीके से नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दल परिवर्तन रोधी कानून का मतलब हो गया आपका दल बदल कानून, है ना, दल बदल अधिनियम जो होता है। तो कह रहे हैं ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची या डी 6ठी अनुसूची। पहली बात तो समझो, 11वीं अनुसूची आपको बहुत अच्छे से पता है, हर किसी को पता है ना। 11वीं अनुसूची आपकी PRI, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, PRI का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था या सिस्टम। ठीक है, 11वीं अनुसूची PRI से संबंधित है। 7वीं अनुसूची भी आपको पता है कि जो हमारी 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये हमारी उसी से संबंधित है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर, दल बदल अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। छठी अनुसूची भी समझ लो। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। जो 4 राज्य हैं इसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है आपकी छठवीं अनुसूची, ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबका आंसर पता चल गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम डैश की अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह या डी 8 माह। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जब भी इस तरीके से पद रिक्त होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के लिए वो कार्य कर सकते हैं, फिर उनका चुनाव करा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख। ऑप्शन है आर्टिकल 330, बी आर्टिकल 240T, सी आर्टिकल 332 या डी आर्टिकल 335। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर बोल रहे हैं लोकसभा में, देखो आपका लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा और स्टेट में जो विधानसभा और स्टेट में विधान परिषद, चारों जगह पर आपके महिलाओं के लिए आरक्षण की मतलब सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, लोकसभा की बात होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका 330 यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लेकिन 332 आपकी जब बात होगी तो ये होगी राज्यों की विधानसभा में। ठीक है, सॉरी ये राज्यसभा नहीं, राज्यों की जो स्टेट की विधानसभा होंगी वो आपकी 332 के तहत आरक्षण मिला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। 243D भी है, ये टी है और इसी में एक आर्टिकल होता है 243D। ठीक है, तो 243D के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 240T की भी बात करेंगे तो प्रत्येक नगर पालिका में, ये आपकी नगर पालिका से है। ठीक है, संबंधित है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 335 में कहा गया है, प्रावधान नहीं है, कहा गया है कि प्रशासन की प्रभावकारिता को बनाए रखने के साथ SC और ST के दावों को घटक के रूप में ध्यान में रखा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ए है, पर मैंने आपको कुछ चीज़ें और बता दी। लोकसभा 330 के तहत राज्यों की विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद और प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगर पालिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये याद रखना राज्यसभा नहीं है, जो फ्लो में मैंने बोल दिया, तो राज्यसभा नहीं है आपकी। 330 लोकसभा में SC ST के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, 332 आपका राज्यों की विधानसभा, मैंने बोला ना स्टेट की विधानसभा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप विधानसभा लिख लीजिएगा, राज्यों की विधानसभा, वैसे PDF में दिया ही है। 243 आपकी पंचायत में और 240T नगर पालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित। ऑप्शन है भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों के बांग्लादेश को हस्तांतरित से, बी लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने से, सी वस्तु एवं सेवा कर से, या डी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, तो ये आपका संबंधित लोकसभा तथा लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ऑप्शन है 12, बी 20, सी 24 या डी 30। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 81, ठीक है, आर्टिकल 81 आपका लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 530 से अधिक तथा संघ शासित प्रदेशों का अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो 20, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और नाम परिवर्तन करने का अधिकार देता है। सेकंड, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो आपने दोनों फैक्ट पढ़ लिए, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड। देखिए किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना हो, ये अनुच्छेद 3 की बात हो रही है, जो संसद को अधिकार देता है कि क्या क्या वो कर सकती है। ठीक है। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है एंड किसी राज्य की नाम में परिवर्तन कर सकती है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। क्यों? इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन्होंने यहाँ पर कर दिया नहीं किया जा सकता, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो सकता। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही है। बी यानी कि सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। देखिए बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि थोड़ा सा एकदम नहीं केवल लिखा है यहाँ पर, बाकी सब सही है ना। तो ऐसे ही हमारे आंसर बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। सेकंड है कि अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको आपने सुना ही है। इसने 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है, काफ़ी वही है जो इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि बौद्ध, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है, ये आएंगे तो आने के बाद इनको नागरिकता मिलेगी। वही कह रहे कि ये पात्र हैं। ओके। सेकेंड ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि 6ठी अनुसूची की बात हुई है। तो अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल। अब कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय में और चकमा जिला मिजोरम में है और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। तो कथन सेकंड भी आपका सही है। इसलिए विकल्प सी आपका सही है कि लागू नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें आंसर की तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी नागालैंड, सी कर्नाटक या डी उत्तर प्रदेश। कुशीना माने, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में 4000 और ग्राम पंचायतें अलग है, ठीक है। मतलब 4000 को ग्राम मत समझ लेना, ग्राम पंचायतों में कुशीना माने स्थापित करने की की घोषणा की है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मांगुरी मोटापुंग बील नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। ऑप्शन है असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी बिहार में या डी केरल में। अगर बात करें तो मंगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र ऊपरी असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता थी। ऑप्शन है जेनिफर हरमोसो, बी इटाना बोनमती, सी मैरी इयर्प्स या डी हिनाता मियाजावा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, बात करें महिला फीफा विश्व कप की। फीफा महिला विश्व कप 2023 विजेताओं की सूची में तो टूर्नामेंट के युवा खिलाड़ी आपके सल्मा पार्लुएगो स्पेन की हैं, जो 19 वर्षीय स्टार सल्मा पार्लुएगो को सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल दोनों में स्थानापन्न के रूप में स्कोर करने के बाद यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देखिए गोल्डन ग्लोब जो जीता वो मैरी इयर्प्स हैं इंग्लैंड की। गोल्डन बूट आपकी हिनाता मियाजावा। सिल्वर बूट आपका कादी दियाटो। कांस्य बूट लेजेंड्रा पोप। गोल्डन बॉल इटेना बोनमती स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा गोल्डन बॉल, तो इसको जीता है एटेना बोनमती ने। थोड़े अलग अलग से नाम है क्योंकि अलग अलग देशों से लोग हैं तो उनके नाम उसी हिसाब से हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ठीक है, लेकिन पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नमो 108 एक प्रकार है। ऑप्शन है ऑर्किड की, बी गेहूं की, सी बाजरा की या डी कमल की। तो अगस्त 2023 में केंद्रीय विज्ञान और
और प्रौद्योगिकी मंत्री ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR और NBRI लखनऊ द्वारा विकसित नवीन स्नमोह 108 लोटस वैरायटी का अनावरण किया। तो इस प्रकार से आपका नमो 108 अगर किसी की वैरायटी होगी तो वो किसकी हो गई? विटामिन डी यानी कि कमल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है मॉरिशस, बी केन्या, सी बांग्लादेश या डी सिंगापुर। अगर बात करें अगस्त 2023 में राज्य के स्वामित्व वाली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारत और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज डिजाइन और निर्माण में क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस तरीके से विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, केन्या और भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंध है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय या डी वित्त मंत्रालय। तो बात करें अगस्त 2023 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS को ओपन सोर्स उम्बटू पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित माया नामक नए एक OS से बदलने का फैसला किया है। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, यह भारत और UAE के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ऑप्शन सेकेंड, 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद थे। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है आपका ऑप्शन ए, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकेंड, डी फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो अगर हम बात करें अभ्यास जायद तलवार की, तो यह भारतीय नौसेना बल और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बल के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो कथन एक आपका यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरी बात, अगस्त 2023 में भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार में हिस्सा लेने हेतु पोर्ट रसीद दुबई संयुक्त अरब अमीरात गए। तो कथन सेकंड भी यहाँ पर सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है भारत चुनाव आयोग द्वारा, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा या डी विदेश मंत्रालय द्वारा। तो देखिए बात करते हैं सुस्वागतम पोर्टल के बारे में। तो ये आपका अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की, जो अधिवक्ताओं, आगंतुकों, प्रशिक्षकों और अन्य लोगों को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने तथा शीर्ष न्यायालय में प्रवेश के लिए ई-पास प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? अगर बात करें कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है, ऑप्शन है हिमालय, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो पश्चिमी ट्रैगोपैन आपका यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है और इसे देश के कुछ हिस्सों में निवास स्थान की हानि का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से विकल्प हमारा सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है, ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम, बी क्रोमोसोमल सिंड्रोम, सी शिशु मृत्यु सिंड्रोम या डी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। कौन? हवाना सिंड्रोम, जो स्पंदित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या क्लोज रेंज अल्ट्रासाउंड के कारण होता है। तो इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है, मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं। ऑप्शन है डायलिसिस, बी विपरीत परासरण, सी विसरण या डी अपकेंद्रण। देखिए कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा ही अजीब सी होती हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इंग्लिश देख लेती हूँ। बाकी मैं पूरे टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी दिखा नहीं पाती, क्योंकि फिर ऐसे जो 2.5-3 घंटे का वीडियो वो 5 घंटे का हो जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम तो होती है, समय जाता है इसीलिए। तो अगर बात करें यहाँ पर देखिए डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सी
डिफ्यूजन या डी सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आई होप जिसको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा सा समझेगा। अपकेंद्रण, तो ये वही पूछ रहे हैं कि आपका वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अपकेंद्रीय बल एक बाहरी बल जो किसी घुमावदार या वृत्ताकार पथ पर गति कर रही किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है। यह वास्तविक बल नहीं है बल्कि जड़ता का परिणाम है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन ए ओजोन परत का क्षरण, बी ग्रीन हाउस गैस, सी जलवायु परिवर्तन या डी उत्सर्जन व्यापार। अगर बात करें तो महाद्वीप पर मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा हेतु 48 अफ्रीकी देशों द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो विकल्प यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मायलारा पंथ अस्तित्व में था। ऑप्शन है कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, बी महाराष्ट्र का मालवा क्षेत्र, सी उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र या डी गुजरात का तटीय क्षेत्र। तो मायलारा पंथ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो मायलारा पंथ है ये आपका कर्नाटक के बसरूर में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज से तटीय क्षेत्र में मायलारा पंथ की मौजूदगी का पता चलता है, मतलब पता चला है। तो इसलिए विकल्प अगर हम बात करें तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन है असम, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात एंड डी उत्तराखंड। तो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में मनाया जाने वाला अंडूरी उत्सव जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए विकल्प आपका डी यहाँ सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन है भारत चुनाव आयोग, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी अंतर्राज्यीय परिषद या डी वित्त आयोग। तो थोड़ा सा मतलब कि अगर याद नहीं है तो आपको लगेगा कि कौन सा ही होगा। तो बात कर लेते हैं। देखिए 1990 में यानी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी और राष्ट्रपति के पास अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति है। यह एक आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है, वह सरकारी आयोग है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फैक्ट है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें कि उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है, बी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल फर्स्ट या डी केवल सेकंड। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। ये आर्टिकल भी फैक्ट में खूब पूछे जाते भर भर के। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं, उनमें से 3, 2 या अधिक राज्यों के लिए सामान्य है। दिल्ली भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, जिसका 1966 से अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। संसद किसी हाई कोर्ट के क्षेत्र को किसी भी यूटी तक बढ़ा सकती है या किसी यूटी से मतलब कि उसको क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है। अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। इसका उल्लेख केवल संविधान में अनुच्छेद 215 के तहत किया गया। इसे न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। तो कथन 1 यहाँ पर सही नहीं है, कथन 2 केवल हमारा कथन 2 सही है। थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं लेकिन आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पहले के बारे में तो जरूर पढ़ना, क्योंकि ये परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इसी पे 2 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, है ना। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो ये अब आपका सही है, बट इसको भी पढ़ लेना। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत
और देश सुमेलित नहीं है, क्योंकि कई सारे स्रोतों को कई सारे देशों से हम लोगों ने लिया है ना हमारे संविधान में। तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन से देश से कौन सा स्रोत सुमेलित नहीं है। एकल नागरिकता, ये आपकी ब्रिटेन। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, आयरलैंड का संविधान। न्यायिक समीक्षा, अमेरिका का संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान का संविधान। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि ये आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आपका क्या नाम से कि वहाँ से नहीं लिया गया, जापान के संविधान से नहीं लिया गया। तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से है, ना कि जापान से। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कह रहे सही सुमेलित नहीं है, तो डी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, या डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो आपको पता है कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, यानी कि अपवाद दिए गए हैं। तो वहाँ पे किसके किसके शपथ का प्रावधान है वो जरूर पढ़ लेना, नहीं भी है ये भी पढ़ लेना। देखो, भारत के केंद्रीय मंत्री आपके अनुच्छेद 75(4) के तहत लेते हैं। संसद चुनाव के उम्मीदवार ये भी लेते हैं। संसद सदस्य अनुच्छेद 99, अनुच्छेद ना भी पढ़ना, बट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 124, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका 148, राज्य मंत्री अनुच्छेद 164, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल सदस्य अनुच्छेद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची में पूछा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की शपथ सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया। ऑप्शन है स्वतंत्रता, बी न्याय, सी समानता, या डी बंधुत्व। अगर हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से 1789, 1799 से लिए गए हैं। न्याय का आदर्श आपका रूसी क्रांति 1917 यानी 1917 से लिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि न्याय आपका रूसी क्रांति से लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि फ्रांसीसी क्रांति से जो नहीं लिया गया, ठीक है, नहीं लिया गया, तो वो आपका न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण की शुरुआत की। ऑप्शन है 101वां, बी 102वां, बी ऑप्शन 102वां, सी 103वां, या डी 99वां, ठीक है, मतलब 99वां। तो देखिए, ये अपने आप में चारों ही कंफ्यूज करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको 2014 का है, ठीक है, ये जो मतलब कि किया गया था संविधान संशोधन, ये 2014 में किया गया था, ओके। तो अगर हम बात करें और ये क्यों किया गया था, तो जो वो कॉलेजियम के लिए बात हुई थी ना काफ़ी सारी, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जांच NJAC नामक एक निकाय से प्रतिस्थापित करने की बात हुई थी, ये उस समय किया गया था। 103वां की बात करेंगे तो ये आपका 2019 स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से, जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है सी। इसमें जो आरक्षण दिया गया EWS को 10% का, वो आपका ये है 102वां, ठीक है। और संशोधन किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल आपका 16 यानी कि शुरुआत, 16 क्या ही बोल देते हैं, है ना। तो 103 को, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म 7वीं अनुसूची के विषय सूची सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मादक लिकर राज्य सूची, बी सौगाड़ना और कब्रिस्तान समवर्ती सूची, सी दिवालियापन और दिवाला समवर्ती सूची, डी डाकघर बचत बैंक संघ सूची। कह रहे फिलहाल यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस दृष्टि से 7वीं अनुसूची संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह भूमिका और जिम्मेदारियों को 3 सूचियों अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बताता है। संघ सूची में आपके राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक आदि शामिल है। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है, ये जो इन्होंने बी बताया कि सौगाड़ना और कब्रिस्तान ये समवर्ती सूची, लेकिन ये आपका सौदा शमशान राज्य सूची के विषय हैं, ना कि समवर्ती सूची के। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान मंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326 या डी अनुच्छेद 327। देखिए बात करें तो अनुच्छेद 327, ठीक है, ये विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर ले यहीं पर आर्टिकल 325 325 की, तो कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। बात करें 326 की, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव, ठीक है। और 324 की अगर बात करें तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। ये चुनाव से संबंधित है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। ऑप्शन है अशोक सिंह समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी एस के धर समिति या डी के एम मुंशी समिति। बहुत ही सिंपल है और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको सोवियत संघ, जो अब रूस है, के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया और अपने संविधान में इनको मतलब कि शामिल किया गया था। तो वो स्वर्ण सिंह की समिति पर ही शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची का। यहाँ पर दो सूची दी गई, कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है आपका अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 93 या डी अनुच्छेद 148। देखिए सबसे अगर पहले गेस की बात करेंगे तो जो आपका अनुच्छेद यहाँ पर जो भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से नाम दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सेकंड भारत के उपराष्ट्रपति, थर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एंड फोर भारत के महान्यायवादी। अगर बात करें तो आपका 76 यानी बी 4 सही है, ठीक है। अगर 148 की बात करें तो 148 आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि डी 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और अगर बात करें 93 तो जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ये आपके 93 के तहत आएंगे और 148 आपका हो जाएगा भारत के 148 नहीं 63 आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखते हैं आगे कोड को। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी नमकट्टी और चेटी बुट्टा साड़ी संबंधित है। ऑप्शन है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा या डी तमिलनाडु। तो अगर हम बात करें कि तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों को जीआई टैग मिला है, वो कौन कौन से हैं? तो जडेरी नमकट्टी मट्टी बनाना, चेटी बुट्टा साड़ी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में सही है? ऑप्शन फर्स्ट, ये नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है। सेकंड, इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है आपका ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देविका नदी की अगर बात की जाए तो नमामि गंगा अभियान से अभिप्रेरित इस पहल का उद्देश्य देविका नदी की पवित्रता और शुद्धता की रक्षा करना है। तो कथन एक तो सत्य है यहाँ पर। एंड कह रहे हैं कि यह परियोजना तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। परियोजना के तहत सभी घरों को जोड़ने वाले पाइप और मैनहोल के नेटवर्क की स्थापना की जाएगी और इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी ये सही है। लेकिन ये देविका नदी है ये है किस जगह पर? तो ये आपकी जो देविका नदी है जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में की ओर प्रवाहित होती है, जहां यह रावी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। ऑप्शन है उत्तरी चैनल, यहाँ पर चैनल है, बी है डेविस जल संधि, सी सुलिचना चैनल या डी जहार चैनल या जोहार चैनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें काला सागर अनाज समझौते से
काला सागर अनाज समझौते से रूस के अलग होने के बाद यूक्रेन ने अनाज के आयात निर्यात के लिए डेन्यूब नदी को अपने नए मार्ग के रूप में अपनाया है। और जो सुलीचना चैनल है नए व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह डेन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी उपशाखा है जो प्रमुख यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुलीना चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है 35वां, बी 40वां, सी 45वां या डी 50वां। तो वैश्विक संपदा संगठन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था है, इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आंसर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है मिजोरम, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा या डी जम्मू कश्मीर। हम बात करें अगर कि भारत सरकार ने संविधान संशोधन जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसका लक्ष्य जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में 4 समुदायों को शामिल करना। पद्दारी जनजाति, कोली, गड्ढा, ब्राह्मण और पहाड़ी जातीय समूह को शामिल करने के प्रस्ताव ने आरक्षण संबंधी लाभों के वितरण को लेकर चिंताएं जताई हैं। तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इबेरियन भेड़िया अंडालुसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालुसिया स्थित है। ऑप्शन है पुर्तगाल, बी नॉर्वे, सी स्पेन या डी स्वीडन। अगर बात करें कि अंडालुसिया सरकार द्वारा इबेरियन भेड़ियों के संरक्षण के लिए संचालित कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2020 के आंकड़ों से संबंधित है। हाल ही में प्रकाशित की रिपोर्ट के अनुसार अंडालुसिया एक स्पेनिश स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें इबेरियन भेड़ियों के होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, स्पेन। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकती है। ठीक है, ये 2 बार लिख गया है। ऑप्शन है 4 माह, बी 6 माह, सी 3 माह या डी 1 माह। तो हम बात करें अगर किसी साधारण विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति राज्य विधानसभा में निहित है। यहाँ पर राज्य विधान परिषद और विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने की अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन एक बार में 3 और फिर एक बार में 1 महीने, 3 + 1 होकर के 4 महीने हो जाएंगे, ये 4 महीने हो जाएंगे। एक साथ वो 4 महीने के लिए नहीं रोक सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। ऑप्शन है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बी बहुमत का शासन, सी राजनीतिक स्थायित्व या डी साझा राष्ट्रीय एजेंडा। तो निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात हो रही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करने वाली निर्वाचन प्रणालियां ये सुनिश्चित करती हैं कि निर्वाचित निकाय मतदाताओं के अनुपातिक विभाजन को दर्शाते हों या अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद, बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। बात करें अगर सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो सीवीसी की स्थापना आपकी सरकार द्वारा फरवरी 1964 में श्री के संथानम के अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी और 2003 में संसद ने सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए सीवीसी अधिनियम लागू किया। सीवीसी किसी मंत्रालय विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह एक स्वायत्त निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा में शामिल है। ऑप्शन है पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, बी गांव के सभी बुजुर्ग सदस्य, सी गांव की जनजातीय आबादी या डी ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य। तो ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं।
ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है या है। ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। सेकंड, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। सी, केवल फर्स्ट। या डी, केवल सेकंड। तो अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल के बारे में, तो भारतीय संविधान किसी विधेयक पर दोनों राज्य विधानमंडल के सदनों के बीच असहमति का हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आयोजन की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक पर असहमति का हल करने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन वो राज्यसभा और लोकसभा आपका केंद्र स्तर पर, ये राज्य स्तर पर, राज्य विधानमंडल के बारे में बात हो रही है ना। तो डिफरेंस समझते रहिएगा। तो फिलहाल फर्स्ट तो सही है कि यानी कि वो कोई प्रावधान संयुक्त बैठक का नहीं करते। तो राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य, तो इसकी बात देख लेते हैं कि राज्य विधानसभा के सदस्यों के विपरीत राज्य विधान परिषद के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 तथा न्यूनतम 40 निर्धारित है। इसका अर्थ है कि परिषद के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो भी सही है ना कि कोई प्रावधान नहीं करता, तो ये भी सही है, और संख्या पर निर्भर करती, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कई बार ना ध्यान नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कट है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, या डी राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो आपका वैसे ही पता कि अवशिष्ट विषयों अर्थात 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं किए गए विषय के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति निहित है वो आपकी संसद में निहित है। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी दी है, लेकिन मैं बताऊंगी तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लेना, खुद से ही पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या कोरम है। ऑप्शन है सदन के कुल सदस्यों का आधा, बी सदन के कुल सदस्यों का 1/3, सी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या, या डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य विधानमंडल के बारे में है। तो देखें, किसी भी कार्य के संचालन के लिए राज्य विधानसभा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, जिसे कोरम कहते हैं। विधानसभा में ये सदन के कुल सदस्यों, पीठासीन अधिकारी सहित, मतलब उन्हें भी जोड़ा जाएगा, का 10वां भाग है, यानी कि 10वां भाग होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अभी हमने सीवीसी पर देखा ही था और मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी था, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आ गया होगा। कह रहे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन है संधानम समिति, बी राजमन्नार आयोग, सी पुंछी आयोग, या डी सरकारी आयोग। बहुत सिंपल है, मैंने बात बताया था ना कि संधानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अनुसूची है और सूची सेकंड में प्रावधान है। ठीक है, देखो 243 आपका आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बहुत सिंपल, A1। अब क्योंकि आपका मैं कोड दिखाती हूँ, वैसे अब एग्जाम में ये कोड भी नहीं काम करते, क्योंकि उन लोगों ने मतलब जो आयोग है जो क्वेश्चन बनाते वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे। वो कोड भी बहुत अजीबोगरीब अब देने लगे ताकि आप 1-2 से भी ना निकाल पाओ। मैंने एक्सपीरियंस किया है। हालांकि यहाँ पर आपने देखा A1 243 A1 से सही सुमेलित है, तो A1 हमको एक ही जगह मिल गया और हमारा ये सही हो जाएगा। A1 B2 C3 एंड D4। 243 आपका पंचायतों की अवधि से है। 243I आपका वित्त आयोग का गठन है। 243L आपका केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई है? पूछ रहे हैं नहीं की गई। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी मद्रास या डी इलाहाबाद। ठीक, देखिए एक संस्थान के तौर पर भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत वर्ष 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत की गई। कहाँ कहाँ की? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, 3 जगह है। चौथा उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में वर्ष 1866, ठीक है, ये जो आपका है इसकी जो स्थापना वो 1866 में स्थापित किया गया था। बदलते समय के साथ ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत में स्वयं का उच्च न्यायालय स्थापित हो गया। वर्ष 1950 के बाद प्रांत में मौजूद उच्च न्यायालय को उस राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा। तो डी आपका है जिसका जो है कि स्थापना 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का है। अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए कहता है कि राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। कारण कह रहे कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। कह रहे हैं क्योंकि जो ये देने लगे कूट ये आपका बदल कर देते हैं। ऑप्शन ए सही है किंतु आर सही नहीं है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही नहीं है किंतु आर सही है। एंड डी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है या सही व्याख्या करता है। बात करें धन विधेयक की तो विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। इसे केवल विधानसभा में राज्यपाल की अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। जब कोई धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो अपनी सहमति दे सकता है या अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है या विधेयक की राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता, किंतु उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो ये कथन कारण के हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप कथन कारण सही से कर ले जाओगे, अगर एक भी लाइन उसमें क्लियर नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा हौच पौच की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों के ऊपर लागू नहीं होता। पेशा। सेकंड है इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर हम बात करें पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम, तो पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 1996 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 244(1) में किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। तो कथन एक सही नहीं है। इन्होंने बोला था कि अनुसूचित क्षेत्रों पर के ऊपर लागू नहीं होता है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड है 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए कई विशेष प्रावधान करती है। 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र अधिसूचित किए हैं जिनमें इनमें से प्रत्येक राज्य में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कई जिले शामिल है। तो कथन 2 आपका सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, केवल सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था पर आप इसको एक दो बार और पढ़ना तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है व्यवसाय सलाहकार समिति, बी नियम समिति, सी सामान्य प्रयोजन समिति। करें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकेंड या डी केवल सेकेंड। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं था?
ऑप्शन है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाना। देखिए ये कह रहे हैं कि मतलब इसका परिणाम नहीं है, यानी इनमें से कोई एक ऐसा है जो इस मतलब कि संविधान संशोधन द्वारा इसमें नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन ए तो आपको पता ही है कि आपका 42वें से जुड़ा है, ठीक है। सेकंड आपका है मौलिक कर्तव्य को भाग 4A के रूप में जोड़ा जाना, ये भी सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया जाना, आपका सी आपको यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, ये कब किया गया था, तो ये आपका 42वां नहीं बल्कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था, ठीक है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हाफ मतलब 2 पार्ट में मैं पूरी टेस्ट सीरीज अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है कि 1 से 1.5 घंटे का टेस्ट पेपर इतना सॉल्व हो पाता है, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे तो पूरा शायद नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरी बात थोड़ा सा मैंने बताया है कि मेरे यहाँ का माहौल अलग है, तो चलें इसको अच्छे से एंजॉय करें, बढ़िया से इसको सॉल्व करें, अपने क्वेश्चन को और मजबूत करें। हम मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।